नमस्कार। इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, किन किन चीजों को जीडीपी के अंदर रखा जाता है और जीडीपी का रोजगार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सभी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जीडीपी की जो शुरुआत हुई थी, यानी जीडीपी का जो मापन हुआ था, वो यूएसए में एक अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजलेट नाम के एक वैज्ञानिक यानी कि अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1944 में 1944 में उन्होंने अमेरिका जो देश है उसकी हालत पता करने के लिए जीडीपी का सबसे पहले उपयोग किया था। उन्होंने वहां की जो जीडीपी है उसका मापन किया था। उसके बाद में जो आईएमएफ है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसने ये सभी देशों के लिए एक तरह से लागू कर दिया। जो सभी देश है अपनी जो जीडीपी को मापने के लिए जीडीपी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जीडीपी की शुरुआत थी। अब जीडीपी होता क्या है? तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। अच्छा, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? जैसे मैथमेटिक्स में या हम सामान्य भाषा में कहें तो हम कहते हैं कि कुल कितना है या टोटल कितना है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के अंदर कुल को बोला जाता है ग्रॉस के नाम से, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू जो उत्पाद होते हैं वो जीडीपी के अंदर आते हैं। अब जीडीपी एक साल में काउंट होता है, यानी कि साल भर में जितने भी प्रोडक्ट किसी देश में बनते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं भारतवर्ष की, ठीक है। तो भारत के अंदर एक साल में जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे यानी कि जितना भी उत्पादन होगा उन सभी को जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। अब जीडीपी के अंदर क्या होता है ना, एक होता है जीडीपी, ठीक है, एक होता है जीएनपी। अब जीएनपी क्या होता है? जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी के अंदर जितनी भी कंपनियां आती हैं, यानी कि चाहे वो भारत की कंपनी है या भारत में रह के कोई बाहर की कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो वो भी जीडीपी के अंदर ही काउंट की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप एक समझ गए होंगे। अब हम आपको समझाते हैं कि जीडीपी जो काउंट होती है वो भारत की सीमा के ऊपर काउंट होती है। अब सीमा जीडीपी के अंदर या अर्थशास्त्र के अंदर जो सीमा होती है वो होती है राजनीतिक सीमा, ठीक है। अब राजनीतिक सीमा क्या होती है? तो हम आपको समझाते कि जैसे आप भारत का नक्शा देखोगे, ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिए। चलिए अब हम समझते हैं भौगोलिक सीमा और राजनीतिक सीमा में क्या अंतर है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया का मैप है, यहाँ पे आपको पूरा इंडिया दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं बताता हूं कि भौगोलिक जो सीमा होती है वो ये होती है कि इंडिया का जो मैप है उसकी जो सीमा है वो भौगोलिक सीमा है, लेकिन राजनीतिक जो सीमा होती है वो इंडिया से बाहर भी हो सकती है। यानी कि अगर मान लो हम यहाँ पे आके तेल सर्च कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे तेल निकाला जा रहा है, तो ये भी राजनीतिक सीमा के अंदर ही आएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे तेल निकाला जा रहा है तो ये राजनीतिक सीमा में भारत की के अंदर ही आएगा और ये भारत की जीडीपी के अंदर ही काउंट होगा। जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया की जो एम्बेसीज हैं, जैसे विदेशों में एम्बेसी दूतावास होता है ना, तो वो भी भारत की जीडीपी में ही काउंट होंगे। अगर एयर इंडिया का जैसे प्लेन होता है, ठीक है, अगर ये यहाँ भारत से विदेश में जा रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि इसकी जो जीडीपी है वो विदेश में शामिल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। भारत का प्लेन भी अगर विदेश में जा रहा है तो इसकी जो जीडीपी है यानी इसका जो भी पैसा है वो भारत की जीडीपी में ही शामिल होगा, ठीक है। तो अब आशा करता हूं मैं आप समझ गए होंगे कि भौगोलिक सीमा और राजनीतिक सीमा में क्या अंतर है। तो भौगोलिक सीमा और राजनीतिक सीमा में केवल इतना सा अंतर है, भौगोलिक सीमा केवल भारत के नक्शे में दर्शाई गई जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर देख रहे हो ना आप, ये भौगोलिक सीमा है। जबकि इससे बाहर अगर यहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है तो ये राजनीतिक सीमा है। अब आप समझ चुके हैं कि जीडीपी के अंदर एक साल में काउंट होता है और कैसे राजनीतिक सीमा और भौगोलिक सीमा को इसके अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें वस्तु एवं सेवा को किस तरह से इंक्लूड किया जाता है या किस तरह से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो वस्तु का अगर मैं शाब्दिक अर्थ आपको बताऊं तो वस्तु का अर्थ सामान्य से आप ये समझ सकते हैं कि आप किसी के पास भी यानी किसी बुक सेलर के पास आप जाते हैं, उसको आप पैसा देते हैं और वो आपको एक किताब दे देता है, ठीक है, यानी कि एक वस्तु आपको दे देता है। तो ये तो हो गया वस्तु, ठीक है। और सेवा क्या होती है? जैसे हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आपको या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आप वहां पे जाते हो, वो आप उनको पैसे देते हो और वहां से आप शिक्षा ग्रहण करते हो, ठीक है। तो उसके अंदर आपको कोई वस्तु नहीं मिलती है, यानी उसके अंदर आपको क्या मिलता है? केवल आप वहां पे जाओगे, पढ़ोगे, ज्ञान ग्रहण करोगे, आ जाओगे। तो इसका मतलब क्या होगा? ये हो गई एक तरह से सेवा। अब इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि वस्तु का मतलब तो सीधा सा ये है कि वो आपको कुछ लेने के लिए या आपको कुछ बाहरी चीज दे देगा जिसका कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है, उसे आप लेके आ जाओ तो वो वस्तु हो जाएगी। और सेवा का मतलब यह हो जाएगा कि उसमें आप कुछ चीज ले नहीं रहे हो लेकिन आपका काम हो रहा है, यानी कि आप मेंटली समझ रहे हो कि हाँ मेरा काम हो गया है, लेकिन उसमें आपको उसने कोई वस्तु नहीं दी है या कोई द्रव्यमान वाली चीज नहीं दी हुई है। तो ये वस्तु और सेवा में डिफरेंस है। साथ ही में इसका अंतिम मूल्य जो होता है सभी चीजों का, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत सारी चीजों से बन के
मिलकर बनी हुई होती हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो। आप सामान्यतः एक रोटी, सब्जी, यानी कि समोसे को भी आप उसमें उदाहरण ले सकते हो कि उसमें कितनी सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। जैसे हम दुकान पे अगर चाय पीने जाते हैं, ठीक है, तो हम अगर चाय पीने वहां पे जाते हैं तो वो हमें चाय का, चीनी का, अदरक का, इन चीजों का थोड़ी ना पैसा लेता है। वो पैसे लेता है कि एक चाय कितने रुपए की है, 5 रुपए की है, 10 रुपए की है, तो वो उस हिसाब से पैसा लेता है। तो ये उस चीज का अंतिम मूल्य हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे चाय है, यहाँ पे अदरक है, यहाँ पे चीनी है, उसमें कुछ गैस भी है, तो इन सभी को मिला के उन्होंने एक चाय बनाई। तो चाय जो हो गई, वो चाय हो गई उनका अंतिम मूल्य, ठीक है। तो ये अंतिम मूल्य है और साथ ही में आप वस्तु और सेवा दोनों चीजें समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जीडीपी के अंदर जो बाहर की कंपनियां हैं और भारत की जो कंपनियां, उनको किस प्रकार से सम्मिलित किया गया है, जोड़ा गया, ठीक है। अब भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ बाहर की कंपनियां हैं, कुछ भारत की खुद की कंपनियां, ठीक है। तो वो सभी साल भर में कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और जीडीपी के अंदर उन सभी प्रोडक्ट को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। यानी कि विदेशी कंपनी ने कितना बनाया उसे भी सम्मिलित किया जाएगा और भारत ने कितना बनाया उसे भी सम्मिलित किया जाएगा और वो टोटल निकल के एक जीडीपी होता है, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि जीएनपी क्या होता है, ठीक है। अब जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि ये होता है, यानी कि जीएनपी है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि जीडीपी भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। जीडीपी किस तरह से होता है, जीएनपी किस तरह से होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट है, यानी कि वो भारत के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब जीएनपी अच्छा होना चाहिए या जीडीपी अच्छा होना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट में इस पूरी वीडियो को देख के बताओगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से इसे समझा जा सकता है। सभी कंपनियों ने मिलके, यानी भारत की भी कंपनियों ने मिलके और विदेशी कंपनियों ने मिलके भी एक जीडीपी बना दिया, ठीक है। अब विदेशी कंपनी क्या होगी, उन्होंने जो भी मुनाफा वहां से कमाया है वो उसे निकाल के कहां ले जाएंगे, अपने देश में ले जाएंगे तो वो चीज जीडीपी से निकल जाती है। लेकिन जीएनपी के अंदर क्या सम्मिलित होता है, जीएनपी के अंदर केवल वो ही सम्मिलित होता है जो भारत की कंपनियों ने बनाया है, ठीक है। अब भारत की कंपनी ने बनाया है या फिर भारत ने यहां से ले जाके विदेश में बेचा है तो वो भी जीएनपी में शामिल होगा। अब जीडीपी हमेशा ही जीएनपी से ज्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें विदेशी भी सम्मिलित है। लेकिन अगर अब अच्छा एक बात बताता हूं कि जीडीपी में जो बाहरी कंपनियां हैं या विदेशी कंपनियां हैं उनका किस तरह से योगदान है। अगर कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आके कुछ उत्पादन करती है तो उसका कुछ टैक्स भारत को मिलता है, ठीक है। यानी अपनी कंट्री को उसका कुछ टैक्स मिल जाता है, जिससे हमारी जीडीपी भी थोड़ी ऊपर जाती है। अगर आपको बताता हूं कि जीडीपी और जीएनपी कब समान हो सकते हैं, यानी कि जीडीपी और जीएनपी केवल तभी समान हो सकते हैं जब जितना आयात हुआ है उतना ही निर्यात हो। समझ रहे हो आप, यानी कि जितना विदेशी कंपनी ने यहां पे बेचा है उतना ही भारत अगर विदेशों में बेच दे तो दोनों बराबर, तो जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो जाएंगे। साथ ही में अगर ना तो कुछ बाहर कुछ बेचा गया है ना ही कुछ बाहर से कुछ आया गया है, यानी आयात और निर्यात कुछ भी नहीं हुआ है, तो भी जीडीपी जीएनपी के बराबर हो जाती है। तो जीएनपी बहुत जितनी ज्यादा हो तो उतने ही हमारे यानी कि देश में आप ये समझ सकते हैं कि जीएनपी जिस देश का बहुत ज्यादा है तो उसकी ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा है। हालांकि जीडीपी का भी वही सेम चीज है कि जीडीपी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि विदेशी कंपनियां भी अगर बना रही हैं तो टैक्स हमें ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन जीएनपी अगर हमारा बहुत ज्यादा है तो ये है कि भारत के अंदर, मैं अपने देश के आपको बताता हूं, तो उस देश के अंदर जिसका जीएनपी ज्यादा है तो उसके अंदर उत्पादन ज्यादा हो रहा है, वहां पे रोजगार के जो अवसर हैं वो बहुत ही अधिक हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जीएनपी, जीडीपी और इन दोनों का रोजगार पे किस तरह से यानी कि जो प्रभाव है वो पड़ता है, ठीक है। इस वीडियो को देख के आप समझ चुके होंगे कि जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो अगर इससे संबंधित आपका फिर भी कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, उसका हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ ही में कुछ कमेंट जरूर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो हम आपको आगे भी लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।